हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 5 जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ उसको हम करेंगे। एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी कल अपलोड हो चुका है एंड आई होप आपको वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहाँ पे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आर्टिकल्स को डिस्कस किया था, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 जो कि टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताता है कौन कौन सी हैं, एंड आर्टिकल 2, 3 बेसिकली पार्लियामेंट्स को क्या क्या पावर्स मिली हैं कि वो किस तरीके से एरियाज़ को चेंज कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर सकते हैं, कैसे कोई न्यू स्टेट को बेसिकली यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली कहाँ कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे सिर्फ ऑर्डनरी लेजिस्लेचर प्रोसेस से ही वो हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर ली हैं एंड अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज़ विद बांग्लादेश। ठीक है, तो यानी इंडिया और बांग्लादेश जब आप देखेंगे तो उनके बीच में कुछ ऐसी टेरिटरीज़ थी जो एक दूसरे के एरिया में आती थी। यानी इंडिया के अंदर कुछ ऐसी टेरिटरीज़ थी आपको दिखेंगी जो जहाँ पे बांग्लादेशी लोग रहते थे, और बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसे टेरिटरीज़ थी जिसे हम इंक्लेव्स भी कह सकते हैं, जहाँ पे इंडियंस रहते थे। तो क्योंकि ये एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा था, बिकॉज एक लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए बॉर्डर्स को क्रॉस करते थे, तो एक तरह से बॉर्डर बेसिकली डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कैसे उसको डिमार्केट करे बॉर्डर्स को। ठीक है, तो उस चीज़ को करने के लिए फाइनली उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था दोनों ही कंट्री की गवर्नमेंट्स ने। एंड हुआ ये था कि इंडिया ने फिर अपने 111 इंक्लेव्स जो थे बांग्लादेश को दे दिए थे, और बांग्लादेश ने अपने वहाँ जो 51 इंक्लेव्स है जहाँ पे इंडियंस रहते हैं वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिए। तो हम इस मैप में पहले समझेंगे। तो आप देख सकते हो ये मैप है। यहाँ पे ब्लू कलर की जो बाउंड्री है आपको दिख रही है वो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, और ऑरेंज कलर में जो है वो इंक्लेव्स है इंडिया की, जो कि बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेंगे। और ग्रीन कलर का जो एरिया है यानी जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो इंक्लेव्स है बांग्लादेश के, बट वो कहाँ प्रेजेंट है, इंडिया के अंदर है। तो उसी को ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी। तो जैसा कि हमने इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का आपको इतना बड़ा ये दिख रहा है, ये आपका बॉर्डर है, यहाँ पर आपका इंडिया है और ये आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब आप इसको देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं बीच में ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं। तो ये ऑरेंज कलर के डॉट्स आपको क्या दिखा रहे हैं, इंक्लेव्स इंडिया के, यानी यहाँ पे इंडियंस रहते हैं जो कि इस एरिया के अंदर आ रहा है, बांग्लादेश के अंदर। सिमिलरली ये ग्रीन कलर के डॉट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर के जो डॉट्स है बेसिकली क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बांग्लादेशीज रह रहे हैं, बट ये है कहाँ पे, इंडिया में। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है, तो उस समय आप देख सकते हो इंडियंस कभी अपने से मतलब लोगों से मिलने के लिए इंडिया में ट्रांसफ़र मतलब इंडिया में जाते, इस तरह से बांग्लादेशी फिर बांग्लादेश में आते। तो जो बॉर्डर था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था, सिक्योरिटी मेंटेन करनी थी उस टाइम। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम फाइनली अपना जो बॉर्डर है उसको अच्छे से सील हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस एरियाज़ को या फिर जो टेरिटरीज़ हैं, इंक्लेव्स हैं, इनको एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि बैकग्राउंड में बेसिकली क्या क्या फैक्टर्स ऐसे थे जो इस एग्रीमेंट को लेके आए पिक्चर में। ठीक है, बिकॉज जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो ये जो एरिया था पहले ईस्ट पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और उस समय जो बाउंड्री को डिमार्केट किया गया था तो ब्रिटिशर्स ने उस समय डिमार्केट किया था, और इसको रेड क्लिफ बेसिकली लाइन बोलते हैं, जिसने इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको डिमार्केट किया, चाहे वो इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान की हो या फिर इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की हो। ठीक है, तो और हम बात करें इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, जो आज हम उसे बांग्लादेश बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान को, तो ये जो बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी वो कम से कम 4096 किलोमीटर की है। ठीक है, तो यानी काफ़ी बड़ा एरिया है जिसको अच्छे से सिक्योरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो हुआ ये था कि जब रेड क्लिफ आए थे, उन्होंने जब 1947 में इस एरिया को मतलब इस एरिया की बाउंड्री को डिसाइड किया, तो बहुत सारे इश्यूज़ निकल के आए कि मतलब कि ये बाउंड्री जो डिसाइड की गई है वो सही नहीं है, बिकॉज आधे लोग तो इधर ट्रांसफ़र हो गए हैं पाकिस्तान में जो है इंडियंस, और आधे पाकिस्तानी है इंडियंस इंडिया में रह रहे हैं, जबकि वो कहाँ पे रहना चाहती है, इस पाकिस्तान में। तो ये जो डिस्प्यूट्स निकल के आ रहे थे उनको बेसिकली सॉल्व किया गया। पहला एक बाघे अवार्ड करके आया था 1950 में, जहाँ पे कोशिश की गई थी कि ये जो भी लैंड से जो भी डिस्प्यूट है इसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, बट कुछ खास बात बनी नहीं इसमें, एंड क्या इसमें बातें की गई थी उसको डिटेल में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फर्दर जो है नेहरू और न्यून एग्रीमेंट आया था 1958 में। यहाँ पे भी एफर्ट्स को लगाया गया ताकि जल्दी से जल्दी जो सेटलमेंट है उसको किया जाए। ठीक है, बट हम देखते हैं उसके बाद अब बेरूबारी यूनियन का केस आया था, जहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान ने कहा था कि जो बेरूबारी यूनियन जो वेस्ट बंगाल में है हमें वो चाहिए। एंड हमने उसको लास्ट वीडियो में कवर किया कि किस तरीके से इंडिया ने उस एरिया को बेसिकली पाकिस्तान को दिया, बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पिक्चर में आ गया था, बिकॉज बहुत से लोगों ने इस चीज़ को चैलेंज किया कि इंडिया अपना कोई भी लैंड जो है ऐसे किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, बट क्योंकि उस समय इंडिया जस्ट ज़्यादा हुआ था, वो चाहता था पाकिस्तान की हेल्प करे, तो शायद उस मोटिव से उन्होंने उस एरिया को दिया, बट क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स में क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है,
तो मेन चीज़ ये थी कि ये ऑब्वियसली बिरूबारी यूनियन को तो दे दिया गया, बट उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे एरियाज़ थे जिनको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी था, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ वो बेसिकली बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अभी जो हमने 111 एन्क्लेव्स ट्रांसफ़र करने की बात की है, तो वो अभी हम लेटर स्टेज में पहुँचेंगे। तो अभी जब इंडिया बेसिकली इंडिपेंडेंस उससे मिली, तो उसके बाद कैसे कैसे डिस्प्यूट्स आए। पहले रेड क्लिफ जो लाइन बनाई गई थी बाउंड्री के लिए, उसमें डिस्प्यूट आए। फिर जो बाघा वॉर 1950 में बेसिकली लाया गया, जिसके थ्रू थोड़ा बहुत डिस्प्यूट सॉल्व करने की बात हुई, एंड इसमें भी नहीं हुआ तो फिर ये नेहरू नून एग्रीमेंट आया था, इसमें भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली है तब से ये डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं, ठीक है, और अभी तक सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड 1958 के बाद फर्दर क्या हुआ कि 16 मई 1974 में एक एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। क्यों? बिकॉज अब बांग्लादेश एज अ कंट्री बन जाता है, बिकॉज 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो हम जानते हैं वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान जो था उसको बेसिकली बांग्लादेश वहाँ पे न्यू कंट्री बना दिया गया, ठीक है। तो फर्दर बांग्लादेश वहाँ पे आ गया है, तो अब जो टेरिटरीज़ है उसको रिजॉल्व करने की बात दोनों ने छेड़ी, गवर्नमेंट ने। तो इसलिए दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया कि लैंड बाउंड्री हम अच्छे से डिमार्केट करते हैं और जो भी मैटर्स है उसे अच्छे से सॉल्व करके अपने अपने मतलब कंट्री में खुश रहते हैं। बट भले ही एग्रीमेंट ले तो आए, बट इस एग्रीमेंट में जो डिफरेंट मतलब आप देख सकते हो टेरिटरीज ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी। और जब भी आप टेरिटरीज़ या फिर अपना इंडिया का कोई भी पार्ट अगर ट्रांसफ़र करोगे, तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना अगर आप नॉर्मल किसी ऐसे कंट्री के साथ जिसके साथ आपका लैंड बाउंड्री इशू है उसके साथ सेटलमेंट कर रहे हो, तो जब तक उस सेटलमेंट में कोई टेरिटरी आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तब तक उस सेटलमेंट को आप सिंपल बेसिकली मेजॉरिटी से या फिर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ आप अपनी टेरिटरी देने की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगा। इसीलिए इस एग्रीमेंट को तो ले तो आए, बट इसको रेटिफाई करवा नहीं पाए, बिकॉज रेटिफिकेशन के लिए क्या चाहिए था, ऑब्वियसली जितनी भी स्टेट्स उनकी परमिशन चाहिए थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एरिया उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है, मतलब मान लो ये जो एरियाज बांग्लादेश के हैं, मतलब जो कॉन्क्लेव्स बांग्लादेश के हैं इंडिया में, तो वो मान लो लाई कर रहे हैं इंडिया में, तो जिस स्टेट में लाई कर रहे हैं उससे रेटिफिकेशन लेने की ज़रूरत थी, तो वो बेसिकली ले नहीं पाए थे उस समय की गवर्नमेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कारण उस एग्रीमेंट को साइन नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसलिए फिर बाद में हम देखते हैं 6 सितंबर 2011, ठीक है, तो डेट आपको याद रखनी है। तो इस डेट में आप देख सकते हैं दोनों कंट्री की गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल को साइन किया, और उस प्रोटोकॉल को साइन करने के बाद फाइनली जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है इंडिया और बांग्लादेश का, ठीक है, यानी इस प्रोटोकॉल ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी उस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट तो आ नहीं पा रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता, जो भी स्टेट्स हैं उनसे रेटिफिकेशन लेने पड़ता। तो इसलिए पहले उन्होंने उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया, एंड वो प्रोटोकॉल आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे इंडिया और बांग्लादेश की जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है उसको लेके आते हैं, ठीक है। और ख़ास बात ये थी कि इस प्रोटोकॉल को जब बनाया गया, तो ऐसा नहीं था कि जो हमारी जो समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपने आप से डिसीजन लेके इस प्रोटोकॉल को बांग्लादेशी गवर्नमेंट के साथ मिलकर बना दिया, नहीं, उसने उन स्टेट्स से भी पूछा जिस स्टेट्स में बेसिकली वो टेरिटरीज रह रही थी, यानी असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो यानी इन स्टेट्स की भी परमिशन ली, मतलब इनसे भी पूछा गया, एंड फाइनली जब इन सब ने अपनी सहमति दे दी, तब जाके जो है ये आप देखोगे प्रोटोकॉल को अपनाया गया, एंड फर्दर बाद में जाके बाउंड्री एग्रीमेंट अच्छे से हो पाया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, जहाँ पे 111 एन्क्लेव्स जो थे बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किए गए। सिमिलरली बांग्लादेश ने जो 51 एन्क्लेव्स थे वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। और इस एग्रीमेंट में जब हुआ तो ये एन्क्लेव्स तो ट्रांसफ़र किए गए, बट साथ ही साथ जो 61 किलोमीटर का अनडिमार्केटेड बॉर्डर था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको भी सॉल्व किया गया, एंड अच्छे से बॉर्डर को फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो गई। एंड जैसे कि हम जानते हैं पहले तो जब आया गया था तब उस समय तो स्टेट से जो भी स्टेट्स थे उनसे तो पूछा नहीं गया, बट बाद में जब एग्रीमेंट अच्छे से हो गया, तो इन चारों स्टेट्स यानी असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी कंसर्न के साथ इस एग्रीमेंट को लेके आए, एंड फिर फाइनली जो है जो भी टेरिटरीज थी बांग्लादेश के साथ वो एक्सचेंज हो गई। अब एक क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि जब बेरूबारी यूनियन जो कि वेस्ट बंगाल में था, जब उसे ईस्ट पाकिस्तान को दिया गया, तो उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो एरिया को बेसिकली डिमिनिश कर सकती है अंडर आर्टिकल 3, बस उस आर्टिकल 3 में इंडियन टेरिटरी को देने की बात नहीं होगी कि हम कोई भी इंडियन टेरिटरी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते। तो ये बात जब आई तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक तरह से मना कर दिया, यानी आप ऐसे ही कोई भी टेरिटरी उठा के किसी भी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते। तो उस समय गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लेके आई थी, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा वो अमेंडमेंट एक्ट है जो आया था, एंड उस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उस बेरूबारी यूनियन जो है उसको ट्रांसफ़र किया गया पाकिस्तान को, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ स्टेट्स एंड यूटीज़ का, वो हम देखते हैं। तो जैसे इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, तो जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, अब मेन कोशिश ये थी कि जो 552 प्रिंसली स्टेट हैं उसको कैसे जो है इंडिया में शामिल किया जाए, ठीक है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं इसको पूरी तरह से अच्छे से किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। उन्होंने हर एक प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ जुड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। बट फिर भी हम देखेंगे लास्ट में 3 ऐसे स्टेट्स बच जाते हैं प्रिंसली स्टेट जो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको किस तरीके से इंडिया में शामिल किया गया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद की। तो इंडिया में जो हैदराबाद है उसमें पुलिस एक्शन के थ्रू उसको इंडिया में शामिल किया गया। जूनागढ़ जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, वहाँ पे रेफरेंडम करवा के लोगों से पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं बेसिकली, तो उन्होंने इंडिया को चुना। एंड कश्मीर में हम देखेंगे तो ऑलरेडी कश्मीर आज भी बहुत बड़ा यहाँ पे इशू चलता है कि पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर हमारा है और इंडिया मानता है कि कश्मीर हमारा है, एंड एक्चुअल में कश्मीर हमारा ही है, ठीक है। और उस टाइम जब वहाँ पे राजा रूल किया करते थे तो वो मतलब बेसिकली उनका मन तो था, मतलब वो अपना आप को इंडिपेंडेंट मानते थे एंड वो नहीं चाहते थे किसी भी कंट्री के साथ मिलना। बट क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने इस तरह से अटैक किया कश्मीर में ताकि वो ज़बरदस्ती जो है कश्मीर को अपना पार्ट बना ले। बट उस समय जो राजा थे वो नेहरू जी के पास आते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं कश्मीर को बचाने के लिए, एंड नेहरू जी उनके साथ मिलकर जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो तीन जो प्रिंसली स्टेट थे वो लेटर ऑन हमारे इंडिया का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसको 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। यानी आज जब हम अपने स्टेट्स एंड यूटीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे इतना कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कुछ आपको स्टेट्स दिखेंगे और कुछ यूटीज़ दिखेंगी। स्टेट्स जो होंगे वहाँ पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट होगी जो उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, और यूटीज़ में जो होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। बट क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में तो उस समय इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने तो डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़ को उन्होंने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया उनका, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए बेसिकली ऐसे स्टेट्स, पार्ट ए में ऐसे स्टेट्स को रखा गया, टोटल 9 स्टेट्स थे पार्ट ए में, और ऐसे स्टेट्स थे जो पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, यानी डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया जो है यहाँ पे अपना रूल किया करती थी। मतलब एक प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नर देखने को मिलेगा, उनकी स्टेट लेजिस्लेचर्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो 9 स्टेट्स कौन से थे, नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला था असम, देन बिहार, बॉम्बे, ईस्ट पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यानी ये गवर्नर प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया के जहाँ ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल किया करते थे, एंड इन स्टेट्स को हमने पार्ट ए में क्लासीफाई किया। देन हम पार्ट बी की बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 9 स्टेट्स थे। ये पहले जो है प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट थे जैसे कि हम जानते हैं, बट बाद में जब प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ मर्ज हो गए एंड वहाँ पे उनका खुद का लेजिस्लेचर था, तो उन पार्ट बी में कौन से स्टेट्स को रखा गया, पहला हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवनकोर, कोचिन एंड विंध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे पहले प्रिंसली स्टेट रहा करते थे एंड बाद में जाके इन सारे स्टेट्स को हमने पार्ट बी में क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में बेसिकली वो स्टेट्स थे जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो पहले अपने आप रूल किया करते थे, प्रिंस वहाँ पे रूल किया करते थे। तो उन सारे स्टेट्स को मिला के पार्ट सी में रखा गया। टोटल 10 स्टेट्स थे, जैसे अजमेर, कुर्ग, कूच बिहार, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो ये 10 जो स्टेट्स थे उसमें खास बात यही थी कि यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं था। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से यहाँ पे डायरेक्टली जो इसको रूल किया जाता, मतलब इसको कंट्रोल किया जाता था, एडमिनिस्टर किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो 10 स्टेट्स हैं यहाँ पे आप देखोगे कि कौन इसको, यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इसको एडमिनिस्टर करेंगी। एंड नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है पार्ट डी है, जो कि यहाँ पे आपको जो है गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। आज भी हम देखते हैं अंडमान निकोबार एक हमारा यूनियन टेरिटरी है जिसको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, और उस समय भी इसको यूनियन टेरिटरी रखा गया पार्ट डी। मतलब उस समय सोच सकते हो पार्ट डी में यूनियन टेरिटरी आती थी और एक ही यूनियन टेरिटरी वहाँ पे उस समय इसको रखा गया। बट आज हम देखते हैं हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरी है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है कि हमारे टोटल एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स हैं एंड कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो था उस समय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ का वो हमने देख लिया है। एंड हम बात करते हैं डिफरेंट कमीशन की, ठीक है, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेसिकली कैसे हुआ तो उसको हम देखेंगे। तो जैसे ही हमने प्रिंसली स्टेट को इंडिया में जब जोड़ लिया
ठीक है, यानी सब लोग एक ही पार्ट बन चुके थे इंडिया के। तो हम देखेंगे भले ही वो एक ही पार्ट बन गए बट सबकी लैंग्वेज अलग थी, ठीक है, सबको भले ही हमने डिवाइड कर दिया पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी करके, बट अब जब स्टेट प्रॉपर बनाने की बात हुई कि अब हम प्रॉपर जो है डिमार्केट करेंगे कि कौन बेसिकली मतलब कौन, जैसे मान लो गुजरात है तो गुजरात में कौन कौन से लोग रह सकते हैं, सिर्फ गुजराती रह सकते हैं या फिर और भी कोई अदर स्टेट्स के लोग रह सकते हैं, तो उस चीज़ को डिसाइड करना था, यानी एक तरह से रीऑर्गेनाइज करना था स्टेट को, ठीक है। तो हम बात करते हैं उससे पहले नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की। तो जहाँ पे हम देखते हैं आज भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का कल्चर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हालांकि सब लोग, हमारी जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है, बट फिर भी आपको साउथ इंडिया में हिंदी बहुत कम बोलते हुए नजर आएंगे लोग, ज़्यादातर अपनी रीजनल लैंग्वेजेस जो उसको यूज़ करते हैं, जैसे तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ठीक है। तो उस समय वहाँ के जो लोग थे उनकी बस ये डिमांड थी कि अगर आप स्टेट बना ही रहे हो, उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, पूरी बाउंड्री वगैरह आप उसको डिमार्केट कर रहे हो, तो आप लिंग्विस्टिक बेसिस में, यानी भाषा के आधार पर आप स्टेट बनानी, जो पर्टिकुलर लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसके हिसाब से आपको उसकी स्टेट को आपको बनाना है। तो हम सबसे पहले कमीशन देखते हैं, वो है धार कमीशन। तो ये कमीशन बेसिकली क्यों आई, बिकॉज जैसे कि हमने बात किया, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, तो उस समय जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे सारे के सारे, वो यही डिमांड कर रहे थे कि जब स्टेट का रिऑर्गेनाइज किया जाएगा तो वो बेसिकली लिंग्विस्टिक के आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय नेहरू जी का यही मानना था कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हम कैसे करें, तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि मैं कमीशन बिठा देता हूँ, वो कमीशन बेसिकली डिसाइड करेगा कि क्या पॉसिबल है इंडिया, क्योंकि हमें इंडिया को यूनाइट भी करना है, और साथ साथ अगर हमने लिंग्विस्टिक के बेसिस पे स्टेट को डिमार्केट कर दिया तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया अच्छे से यूनाइट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी भाषा के लोगों से ही तालमेल रखना चाहेगा। एंड इस तरह से मतलब एक गुजराती साउथ इंडियन से बात नहीं करेगा, एक साउथ इंडियन आप नॉर्थ इंडियन से अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंडिया की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी जो अभी अभी बनी है, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, तो वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि आने वाले सालों में टूट जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर उन्होंने बेसिकली कमीशन को बैठाया और उससे बेसिकली बोला कि आप देखो इन सारी डिमांड्स को जो उठ रही हैं उनको बेसिकली देखो कि ये क्या पॉसिबल है लिंग्विस्टिक के आधार पे स्टेट्स को डिमार्केट करना या फिर ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो एसके इधर कमीशन को जब बैठाया गया जून 1948 में, तो आप देख सकते हैं कि चेयरमैन इसमें एसके धर थे। उन्होंने रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 को दे दी, यानी जून में कमीशन बैठा और दिसंबर तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। और रिपोर्ट में उन्होंने यही रिकमेंड किया कि जब भी हम रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट का, तो वो लिंग्विस्टिक के फैक्टर पे हम नहीं कर सकते, हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के फैक्टर में करेंगे। यानी हमें स्टेट को इस तरह से रीऑर्गेनाइज करना है जिस तरह से अगर हम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छे से कर पाए, यानी स्टेट को अच्छे से चला पाएँ, इस तरीके से हम उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। इस बेसिस पे नहीं करेंगे कि एक भाषा के लोगों को हम एक जगह सीमित कर दें, ठीक है। तो जब ये रिपोर्ट आई तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारी नेहरू जी थे उन्हें ये रिपोर्ट काफ़ी पसंद आई, बिकॉज वो भी इस चीज़ को मानते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छे से हमें इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और ज़्यादा अगर बात की जाए लिंग्विस्टिक की, तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसे कुछ बेसिकली प्रोविजंस लेके आएंगे, कुछ ऐसे लॉज लेके आएंगे जिससे जो लिंग्विस्टिक है, यानी जो भाषा है लोगों की, वो बेसिकली खतरे में नहीं आएगी, यानी वो अपनी, क्योंकि सबको बेसिकली इसी बात का डर था कि जो हमारी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में खो ना जाए, ठीक है, कि तेलुगु स्पीकिंग के लोग आधे तमिलनाडु में आपको दिख रहे हैं, आधे कर्नाटका में दिख रहे हैं, तो इस तरह से डिवीजन ना हो पाए, तो उन्हें इसी बात का डर था। बट क्योंकि नेहरू जी ने इस बात को सपोर्ट किया कि भले ही आपकी भाषा को हम सिक्योर करेंगे, कुछ ऐसे सेफगार्ड्स लेके आएंगे ताकि वो चीज़ आप ख़त्म ना हो, ठीक है। बट फिर भी हम देखते हैं सदर्न स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो इसलिए फिर से एक और कमेटी बनानी पड़ी। तो इस कमेटी को बनाया गया था, जेवीपी कमेटी का नाम दिया गया। दिसंबर 1948 में इसको बनाया गया। तो आप देख सकते हो दिसंबर 1948 में पहली रिपोर्ट आई थी धार कमीशन की, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब एक तरह से फेल ही हो गई, रिजेक्ट तो नहीं किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसके हक में थी, बट स्टेट जो जितने भी स्टेट्स थे साउथ के वो इसको नहीं चाहते थे, ठीक है। तो उसी दिसंबर 1948 को फिर से कमेटी बनानी पड़ी, जेवीपी कमेटी, जिसमें बेसिकली जवाहरलाल नेहरू खुद थे, इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल थे, जो जिनका मेन रोल क्या था, स्टेट्स को एक तरह से मतलब यूनाइट करने का इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको इस कमेटी में दिखेंगे। एंड उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में सबमिट की, और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन, तो यानी लैंग्वेज का जो फैक्टर था उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो जब ये सेकंड कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जब वो लोगों को पसंद नहीं आई, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में एक पोटी सिरामल्लू नाम के एक पर्सन थे जो कि कांग्रेस के ही मतलब मेंबर थे। तो नेहरू जी खुद एक कांग्रेस के मेंबर थे और ये भी कांग्रेस के मेंबर थे, फिर भी वो नेहरू जी की बात को समझ नहीं रहे थे। एंड क्योंकि नेहरू जी ने इस बात को मान लिया था कि लिंग्विस्टिक के फैक्टर के बेसिस पे हम स्टेट को रिऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, और जैसे ये बात जब आई तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से हंगर स्ट्राइक कर दी, ठीक है। यानी कि एक तरह से फास्ट में बैठ गए कि जब तक हमें एक लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं मिलेगा तब तक ये फास्ट नहीं टूटेगा। तो आप देख सकते हैं 56 डे का उन्होंने फास्ट किया, एंड फास्ट करते करते उनकी डेथ हो गई। और जैसे डेथ हो गई इनकी, तो आप देखोगे उनके जो फॉलोअर्स थे काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे कि अब तो हमें किसी तरह से चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये बेसिकली क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं उस टाइम अभी अभी इंडिया में
पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ है, ऑलरेडी लोगों ने इतना ज़्यादा मारकाट मचाया है, फिर से ऐसा सदर्न स्टेट ना करने लगे, कहीं वो भी इंडिया से अलग होने की बात ना करने लगे। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके फाइनली जो है 1 अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली फोर्स हो गए कि उन्हें एक पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा, जो कि क्या था, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को बनाया गया कैसे, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज है मद्रास स्टेट में, उन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को बेसिकली मद्रास से हटा के उसको एक आंध्र स्टेट का नाम दे दिया। ठीक है, तो जैसे ही पहला आंध्र स्टेट बना, जो कि एक लिंग्विस्टिक स्टेट था, यानी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग के लोग रहते थे, तो डिफरेंट जो अदर्स जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वो भी डिमांड करने लगे कि हमारा भी होना चाहिए इस तरह से। और क्योंकि हर एक स्टेट जब डिमांड करने लग गया कि हमें भी लिंग्विस्टिक फैक्टर पे आप मना कर रहे हो, बट आपने इस तरह से आंध्र प्रदेश बना दिया तो बाकी भी बना दो, तो इस सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए उन्होंने कब हम प्रैक्टिकली अब क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक और कमीशन उन्होंने फाइनली बिठाई, जिसका नाम था फैज़ अली कमीशन। ठीक है, तो इस कमीशन को बिठाया गया दिसंबर 1953 में, एंड इसमें फैज़ अली जो थे चेयरमैन थे, इसके अलावा KM पानीकर थे और HN कुंसरू थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में दी। तो आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट कमीशन थी, जिसने बेसिकली 2 साल लगा दिए इसको, मतलब हर चीज़ से हर एक चीज़ को एनालाइज़ किया, ग्राउंड में जा के देखा कि क्या बेसिकली किस तरीके से हम करें, बिकॉज जब तक अगर लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेसिस में नहीं बनाएंगे स्टेट, तो लोग तो इस तरह से मारकाट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हर रोज़ हंगर स्ट्राइक होती रहेगी, और जब हंगर स्ट्राइक होगी तो गवर्नमेंट बेसिकली फोर्स हो जाएगी कि उन्हें इस तरह से बनाने पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना था, और साथ ही साथ इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी का भी उन्हें ध्यान में रखना था। तो उन्होंने बेसिकली किस तरीके से डिसाइड किया कि अब बेसिकली क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बेसिकली जब अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक ऐसा बेसिस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम रिऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट को, बट सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज वो एक फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वन लैंग्वेज वन स्टेट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सिर्फ ऐसा एक स्टेट बनाए जहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज हो, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। बट हाँ, हम ये कंसिडर करते हैं कि लैंग्वेज भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने और सिंप्लीफिकेशन किया उसको, और कहा कि सिर्फ लैंग्वेज ही एक ऐसा फैक्टर नहीं होगा, हम 4 फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे जब हम स्टेट को रिऑर्गेनाइज करेंगे। तो वो 4 फैक्टर कौन कौन से थे? पहला, कि हम प्रिजर्व करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो मतलब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही थी कि भले ही हम स्टेट को रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट सबसे प्राइम फैक्टर हमारा जो फोकस का वो यही है कि हमारी जो कंट्री की यूनिटी और सिक्योरिटी है उसको हमें प्रिजर्व करना है। और जब ये खतरे में आएगी तब तक हम ऐसे कोई स्टेट को रिऑर्गेनाइज नहीं करेंगे जहाँ पे बेसिकली हमारी कंट्री सुरक्षित ना हो। ठीक है, दूसरा फैक्टर उन्होंने लिया कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजिनिटी होनी चाहिए। जिस पर्टिकुलर स्टेट को बना रहे हो तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक होमोजिनिटी होनी चाहिए, एक जैसे बोलने वाले लोग, और कल्चर भी उनका होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को भी हमने कंसिडर किया, यानी जो वहाँ की फाइनेंस है, इकोनॉमी कैसी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो मतलब मान लो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक है, तो उनको हम एक जैसा मतलब कोशिश करेंगे कि उनको एक साथ लेके आए। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी अच्छी है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन जिसकी अच्छी है, तो उनको एक साथ लेके आए। जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है या फिर थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम अलग स्टेट बना देंगे। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करना काफ़ी ज़्यादा इजी था, कुछ ऐसे थे जिसका एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल था, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनका फाइनेंस काफ़ी अच्छे से हैंडल हो पाता था, जिसकी इकॉनमी अच्छे से चल रही थी, और कुछ ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे। तो इन सब चीज़ों को भी गवर्नमेंट ने सोच समझ के जो है कहा कि हम इन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे, तब जाके हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, चौथा फैक्टर था प्लानिंग करना, प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज नेशन एज अ होल। यानी कि हमने स्टेट तो बना दिया लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, बट हम एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में भी सोचेंगे। यानी जब तक लोगों का वेलफेयर नहीं होगा, नेशन का वेलफेयर नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या था कि सबसे पहले अपनी कंट्री की यूनिटी को सिक्योर करना, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, एंड लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि जो हमारे जो फ्रेटर्निटी की बात की गई है, ब्रदरहुड की बात की गई है कि हम भाईचारे की फीलिंग आनी चाहिए, तो वो चीज़ कहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी भाषा के लोगों के साथ सीमित रह जाओ, उनके साथ आप तालमेल बिठा रहे हो, बट जो अदर स्टेट्स के लोग हैं उनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो उसके बाद जो है आप देखोगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया गया। ठीक है, कब आएगा ये? 1956 में। ठीक है, तो आप याद रखना कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था कब? 1956 में। एंड इस एक्ट ने बेसिकली क्या चेंजेस लेके आए कि जो कमीशन ने ये भी सजेस्ट किया बेसिकली कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया है स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ का, इसको अबॉलिश कर देंगे। ठीक है, यानी जो हमने 4 पार्ट बनाए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो उसमें उसको थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था स्टेट्स का, उसको फिनिश करके इसको बेसिकली क्रिएट किया जाएगा 16 स्टेट्स में, 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज होंगी। ठीक है, तो यानी कि जो आप देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी जो थे उसको कंबाइन करके बना दिया जाएंगे स्टेट्स, यानी उन सभी दोनों ही पार्ट ए और पार्ट बी में जितने भी स्टेट्स थे उन्हें कंबाइन करके प्रॉपर स्टेट्स का नाम दिया। एंड पार्ट सी में जितने भी आप स्टेट्स देखेंगे उनका जो बेसिकली जिसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्हें आसपास से जो भी स्टेट्स हैं उनके साथ उन्हें मर्ज कर दिया गया, जिसको भी हम देखेंगे। एंड बाकी जो पार्ट डी था उसको यूनियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, तो बहुत सी यूनियन टेरिटरीज को उसमें हम देखेंगे, बाद में ऐड भी करेंगे।
तो इस तरीके के मॉडिफिकेशन जो है बेसिकली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को लाया गया। एंड बाद में इसमें फर्दर अमेंडमेंट किया गया जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1956 में, इसमें अमेंडमेंट आया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से स्टेट जो थे किस तरीके से एक दूसरे स्टेट में शामिल हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं केरला की। ठीक है, तो केरला कैसे उस समय बना था, तो हुआ ये था कि जो ट्रेवनकोर था, ठीक है, ट्रेवनकोर का जो कोचिन स्टेट था और मालाबार डिस्ट्रिक्ट जो थे मद्रास स्टेट, इन दोनों को आपस में कंबाइन किया गया। साथ ही साथ जो दक्षिणी कन्नड़ है यानी जो कसरगोड है, साउथ कन्नड़ा, इन सब एरियाज़ को मिला के प्रॉपर एक केरला बना दिया गया। ठीक है, यानी केरला आज का जो हम देखते हैं वो 3 चीज़ों को कंबाइन करके उस समय बनाया गया, ट्रेवनकोर, मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड आपका कसरगोड जो कि साउथ कन्नड़ा यानी दक्षिणी कन्नड़ है। ठीक है, उसी तरह आंध्र प्रदेश को अगर हम देखें तो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जो थे हैदराबाद का एंड आंध्र स्टेट जो है इसको मिला के जो है आंध्र प्रदेश बनाया गया। एमपी की बात करते हैं तो एमपी कैसे बना, मध्य भारत स्टेट और विंध्य प्रदेश स्टेट और भोपाल स्टेट। तो ये सारे एरियाज़ आपको कहाँ मिलेंगे, कुछ पार्ट ए में थे, कुछ पार्ट बी में थे, कुछ पार्ट सी में थे। तो इन सबको एरियाज़ को मिला के फिर से जो है रीऑर्गेनाइज़ किया गया। तो इन तीनों को मिला के एमपी को बनाया गया। बॉम्बे की बात करते हैं तो बॉम्बे को बनाया गया सौराष्ट्र स्टेट प्लस कच्छ स्टेट, यानी इन दोनों स्टेट्स को मिला के जो है बॉम्बे को बनाया गया। मैसूर स्टेट की बात करते हैं, जो कुर्ग का स्टेट था उसको बेसिकली मैसूर स्टेट का नाम दे दिया गया। पंजाब की बात करते हैं तो पटियाला हो गया, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन हो गया, तो उसको मिला के पंजाब बना दिया गया। अजमेर स्टेट को क्या कर दिया गया, राजस्थान स्टेट। एंड जो आपका लेकिनटिव, मिनिकॉय एंड एडमिनी आइलैंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट आपका लेकेटिव, मिनिकॉय एंड एडमिनी आइलैंड्स, एक उसको बेसिकली एक न्यू यूनियन टेरिटरी बनाया गया। कैसे, जो कि कुछ एरियाज़ जो थे डिटैच थे मद्रास स्टेट से, उन एरियाज़ को निकाल के मतलब मद्रास से निकाल के उनको एक आइलैंड्स बनाया गया और उन आइलैंड्स को न्यू यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह का आप देख सकते हो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में आया था, उन्होंने ये सारे चेंजेस लेके आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे जो कमीशंस थे एंड किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स बन के आए, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले किस तरीके से डिवाइड कर रखा था फोर क्लासिफिकेशन, उस फोर क्लासिफिकेशन से कैसे जो है आपको स्टेट्स बने और कुछ यूनियन टेरिटरी बने। एंड फर्दर आफ्टर 1956 के बाद हम देखेंगे फर्दर जो है नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को बनाया गया, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे। बिकॉज अगर उसको भी किया गया तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रहने देते हैं। एंड जो भी हमने डिस्कस किया आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करना एंड नेक्स्ट वीडियो में इसको चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा और चैप्टर के बाद आपको कुछ MCQs और क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। तो आपको अगर इसकी PDF चाहिए होगी चैप्टर की, तो आप IQ टैप ऑफिशियल जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, उस पर जाके इसको ज्वाइन करके आप PDF ले सकते हैं। एंड कैसा लगा आपको बताना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है, कुछ भी चीज़ आपको डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए, आपको उसका रिप्लाई टाइम से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।